नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंगोदिया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में जुड़ा हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, जो जेनेटिक्स का टॉपिक है। और हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका PNDT, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है ये। इसको काफ़ी बार एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, रिमाइंडेड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। तो आप वीडियो पे बने रहने के लिए आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्री नेटल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मदर कंसीव करती है तो कंसीव करने के बाद में कई तरह की जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें अर्ली डायग्नोस करना होता है। तो जब हम मदर के वूम में जब बच्चा होता है उस वक्त जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री नेटल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट उनको हम लोग बोलते हैं। अब इनका क्या इंपॉर्टेंसेस है, क्यों करे जाते हैं, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। हम कई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, या फिर ऐसे कई सारे डिजीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, हर जनरेशन के अंदर अराइज होती है। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन जो भी नई डिजीज़ आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या बच्चे के अंदर कोई कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कंडक्ट कराने पड़ते हैं। और उन टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो आपके इंट्रायूटेराइन लाइफ में या फिर उससे जस्ट पहले भी किए जा सकते हैं। तो हम ऐसे कई सारे टेस्ट डिस्कशन करेंगे। उनको डिस्कशन करने से पहले हम इसके पर्पजेस के बारे में देखेंगे कि हम लोग जो PNDT करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है PNDT करने का। तो सबसे पहले तो हम लोग जब नर्सिंग में जुड़े तो हमको बताया गया था कि जितना जल्दी अगर हम लोग डायग्नोस कर पाएंगे किसी डिजीज़ को, उतना जल्दी उसका क्या कर पाएंगे, हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और उसका प्रोग्नोसिस जो होगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। अर्ली डिटेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, बेटर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो यहाँ पे PNDT करने का जो रीज़न है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का जो रीज़न है वो यही है कि हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन जब किसी डिसऑर्डर का हो जाता है तो उससे क्या होता है, हम उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरे पर्पज़ की बात करें तो इसका दूसरा पर्पज़ ये हो सकता है कि क्या करता है ये, कि जो जब बच्चे के अंदर कोई माल फॉर्मेशन होती है या कोई एब्नॉर्मलिटी होती है, और बच्चे का जो सर्वाइवल होता है वो मदर के लिए या फिर उस बच्चे खुद के लिए भी हार्मफुल होता है, तो उस कंडीशन में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस बच्चे को, उस वूम को हम लोग, उस फीटस को हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं। तो हमारे को क्या, ये जो PNDT है ये एक चांस प्रोवाइड करवाता है कि हम हमारे बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इन दैट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द MTP एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। कुछ कंडीशंस दी गई हैं अबॉर्शन करवाने के, मेडिकल टर्मिनेशन करवाने की कुछ कंडीशंस दी गई। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप क्या करवा सकते हो, बच्चे का अबॉर्ट करवा सकते हो, जिसके अंदर अगर बच्चे को कोई एब्नॉर्मलिटी होती है या बच्चे के परसिस्टेंस से मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हो। उसके अलावा अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को एक चांस प्रोवाइड करवा सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ, हमारे बच्चे को इस तरह की कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है, तो वो उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, इसके ऊपर उनका डिसीजन वो कर सकते हैं। तो उनको जब पता चल जाएगा, तो अगर वो बच्चे को रखना चाहते हैं, मान लो अबॉर्ट नहीं करवाना चाहते, तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे पहले से कि इस बच्चे को हमें रखना है, तो इसके लिए भी एक चांस प्रोवाइड कराता है। तो एक ये पर्पज भी इसका सोल्व होता है। अगर और पर्पजेस की बात करें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग पर्सनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमारे को, जब हम कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन हम लोग इससे कर रहे हैं, तो जब अर्ली डिटेक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इससे क्या मिलता है, हमारे को जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं बाद में, डिलीवरी के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या डिलीवरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, उन सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम लोग क्या सकते हैं, पहले से ही रेडी रहते हैं, हमें तैयार रहते हैं, हम उसके हिसाब से सारी सेटअप हम लोग तैयार करके रखते हैं। तो ये चार इसके पर्पजेज, मेन पर्पजेज हैं। अर्ली डिटेक्शन करना, उसके अलावा अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अबॉर्ट करवाने के चांसेस, जो पेरेंट्स हैं उनको मेंटली प्रिपेयर रखने का चांसेस, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए प्रिपेयर रहने के चांसेस। और चौथा हमने डिस्कशन किया कि जो हेल्थ पर्सनल हैं, हम लोग जो हैं उनको क्या करता है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाला है तो उसके लिए हम लोग रेडी रह सकते हैं। तो ये इसके पर्पजेस की बात की, हमने इंट्रोडक्शन देखा, पर्पस देखे। उसके बाद में बात करते हैं कि इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं
जिनमें हम लोगों को पीएनडीटी कराने की रिक्वायरमेंट होती है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो आजकल जितने भी प्रेगनेंसीज जो होती हैं उन प्रेगनेंसीज में मोस्ट ऑफ द के अंदर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं। हमेशा प्रेगनेंसी के जब कंसेप्शन होता है तब से लेके और जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक कई सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। बट फिर भी हम लोग इसके इंडिकेशंस अगर देखें कि हाँ साहब, अगर ये प्रॉब्लम, ये कुछ इश्यूज हैं, अगर ये प्रेजेंट है उस मदर के साथ में, उस फीटस के साथ में, उस एनवायरनमेंट में, तो उस कंडीशन में तो हमारे को डेफिनेटली क्या करना है, उसका पीएनडीटी करना ही करना है, उस मदर का पीएनडीटी हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे उन कुछ कंडीशंस का डिस्कशन करेंगे जिनके थ्रू हम लोगों को क्या करना होता है, ये पीएनडीटी एक्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएनडीटी कब करवाते हैं, अगर फैमिली के अंदर कोई हिस्ट्री होती है किसकी, बर्थ डिफेक्ट की, हमें पता चलता है कि साहब इस फैमिली के अंदर डाउन सिंड्रोम या किसी और तरह का कोई बर्थ डिफेक्ट, या मान लो फैमिली के अंदर जो है वो बार बार मिसकैरीज के चांसेस हैं, तो हम पहले हिस्ट्री फाइंड आउट करेंगे। हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम पास्ट हिस्ट्री जो कलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को पता चल जाता है। तो हम उसमें देखेंगे कि जो फैमिली हिस्ट्री है उस फैमिली हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस जो डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है, वो तो नहीं रहे। अगर हमें पता चलता है कि बर्थ डिफेक्ट रहे हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पीएनडीटी के लिए जाएंगे, मदर को पीएनडीटी के लिए भेजेंगे। उसके अलावा अगर जो मदर है, इंडिविजुअल मदर, ये तो फैमिली हिस्ट्री की बात हो गई, अगर मान लो खुद जो मदर है उसको भी मान लो प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही हुई है बर्थ डिफेक्ट की, मान लो उसका जो पहला बच्चा, उसके जो अब कंसीव किया उससे जस्ट पहले वाला जो बच्चा था उसके अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट था, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, उस मदर का पीएनडीटी कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी कंडीशन है जिसके अंदर हो सकता है कि मदर जो है वो अगर मान लो किसी वायरल इलनेसेस के कांटेक्ट में आ जाती है, वायरस इलनेसेस उसको हुई होती है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस है या फिर रूबेला जैसे, अगर मान लो उसको कुछ कंडीशन अगर उसके में वो एक्सपोज्ड हुई है, हो रखी है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको क्या करवाना पड़ेगा, पीएनडीटी करवाना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्या हो सकता है, जो बच्चा है उसकी, जो फीटस है उसके डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ सकती है। जिस तरह से वायरल इलनेसेस होती है उसी तरह से अगर मान लो मदर कुछ टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस के एक्सपोजर में रही हुई है, जैसे कोई रेडिएशन वगैरह, जो हमने टेराटोजेनिक जो एक्सपोजर था उसकी बात हमने लास्ट क्लासेस में की थी, जिनको आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे हमारे जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर मान लो मदर जो है वो टेराटोजेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनके कॉन्टेक्ट में आई हुई है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या कराना चाहिए, आपको पीएनडीटी करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं, वही सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, फीटस के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो जब फीटस की डेवलपमेंट अफेक्टेड हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहीं इसमें कोई जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बच्चे के आगे अपकमिंग जो लाइफ है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ला देती है। उसके बाद में हमने एक टॉपिक और डिस्कशन किया था लास्ट क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर एडवांस मैटरनल एज हमने डिस्कशन किया था। तो अगर मदर एडवांस मैटरनल एज से सफर कर रही है, एडवांस मैटरनल एज उसको है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनडीटी करवाना पड़ेगा। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो 35 ईयर के बाद की जो प्रेगनेंसीज होती है उनमें क्या होता है, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो आपको बच्चे का पहले से टेस्ट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा हमने एक टॉपिक और डिस्कशन किया था लास्ट क्लास के अंदर, जो कॉन्सिग्यूनिटी था। कॉन्सिग्यूनिटी, अगर कपल जो है वो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैं तो उसके अंदर हमने कहा था कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको टेस्ट भी कंडक्ट करवाना पड़ेगा। उसके अलावा इथेनिसिटी जो होती है, अगर इथेनिसिटी भी क्या करती है, एक इंडिकेशन प्रोवाइड कराती है पीएनडीटी के लिए। एथेनिसिटी कैसे, कि मोस्टली ऐसे रिसर्च से फाइंड आउट हुआ है कि जो एशियन पॉपुलेशन है, उस एशियन पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया जो डिसऑर्डर होता है, उस सिकल सेल एनीमिया के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर सिकल सेल एनीमिया के चांसेस हैं तो इसका मतलब ये है कि एथेनिसिटी जो है, रेस जो है, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं पे प्रभावित कर रही है किस चीज़ को, आपके जेनेटिक प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है या बच्चे के अंदर सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो एथेनिसिटी के हिसाब से हमारे क्या करना होता है, जरूरी होता है कि हम क्या करें, बच्चे का पीएनडीटी जो टेस्ट है वो हम लोग को कंडक्ट करवाना चाहिए। उसके अलावा अगर मदर को मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको पीएनडीटी करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से फाइंड आउट कर लोगे कि जो बच्चा है, जो फीटस है, उस फीटस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिकेशंस अगर आपके सामने होते हैं तो आपको डेफिनेटली जो मदर है उस मदर को पीएनडीटी के लिए रेफर करना चाहिए। भाई ठीक है, पीएनडीटी के लिए रेफर करना चाहिए, ये सारे इंडिकेशंस हमने डिस्कशन कर लिए, फैमिली हिस्ट्री देख ली, प्रीवियस हिस्ट्री देख ली मदर की, मदर को कोई एक्सपोजर तो नहीं है टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस है, वायरल इन्फेक्शंस के लिए, मदर 35 की उम्र से ज़्यादा तो नहीं है, एथेनिसिटी तो कहीं पे उसको प्रभावित नहीं कर रही, कॉन्सिग्यूनिटी तो उसको प्रभावित नहीं कर रही, या उसको मल्टीपल उसको मिसकैरेजेस तो नहीं है। अगर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हम कह रहे हैं साहब पीएनडीटी
हमारे को करवाना चाहिए। ठीक है, पीएनडीटी करवाना चाहिए, तो बताओ तो सही पीएनडीटी क्या होता है। तो हम डिस्कशन करेंगे कि वो पीएनडीटी क्या है। पोस्ट प्रीनेटल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इवैल्यूएशन है, वो कौन कौन से टेस्ट हैं उनका डिस्कशन अब हम लोग करेंगे। यहाँ तक हमने डिस्कशन किया क्या होता है, इसके पर्पजेस क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि होते तो हैं पर वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो पीएनडीटी के अंडर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पीएनडीटी जो होते हैं, उन पीएनडीटी जो आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपके नॉन इन्वेजिव, एक तो नॉन इन्वेजिव होता है और दूसरा होता है इन्वेसिव। एक तो नॉन इन्वेजिव और एक इन्वेजिव, इस तरह से करके आपके दो तरह के हम लोग टेस्ट यहां पे डिस्कशन करते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट वो होते हैं जिसके अंदर कोई इन्वेज नहीं करता, जिसमें कोई हम लोग किसी भी तरह से कोई पेनिट्रेशन नहीं करते, जिसके अंदर वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम मदर को या फीटस को इन्विजिनेशन नहीं कर रहे, जिसके अंदर हम लोग उसको पेनिट्रेशन नहीं कर रहे किसी भी चीज को, वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट के अंदर आते हैं। जैसे अल्ट्रासाउनोग्राफी हो गया, फीटल इकोकार्डियोग्राफी हो गया, उसके अलावा अगर हम लोग कुछ रेडियोग्राफिकल टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं तो वो सारे किसमें आते हैं, नॉन इन्वेजिव के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर इन्वेजिव की बात करें तो जैसे आपका इन्वेजिव के अंदर आता है एमनियोसेंटेसिस हो गया, कोरोनिक विलाई सैंपलिंग होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये मोस्टली शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है, तो आपको इसके टाइप्स का पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, किस किस में क्या क्या करते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन इन्वेजिव के अंदर। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं यूएसजी की, अल्ट्रासोनोग्राफी की। जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी है, वो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ साउंड वेव्स होती हैं, उन साउंड वेव्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमेन के थ्रू बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को फाइंड आउट करते हैं। जो इमेजेस आती है उस इमेजेस के आधार पर हम लोग देख देते हैं कि बच्चा जो है उस बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, उसका डेवलपमेंट जो है वो सही हुआ है कि नहीं, फीटस जो है वो फीटस कितने फीटस प्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन क्या है, उस बच्चे की लाइज क्या है, उसके अलावा मल्टीपल फीटस तो नहीं है, या कोई और एब्नॉर्मलिटी प्लेसेंटा का प्लेसेंटा जो है वो कहाँ, उसका जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ हुआ है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो अल्ट्रासाउंड से आप लोगों को पता चल जाती है। अल्ट्रासाउंड करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड करने से पहले जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उस फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारे को मदर को 1 से 1.5 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले ऑलमोस्ट उसको हमारे को 1 से 1.5 लीटर पानी जो है उसको पिलाना पड़ता है, ताकि जो डिसेंड हो सके यूट्रस और जो आपके जो ब्लेडर है उनका सेपरेशन हो सके, और उसका जो यूट्रस है उस यूट्रस का आप अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सको। इसके लिए मदर को क्या करा जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पिलाया जाता है, लगभग 1.5 लीटर के आसपास पानी पिलाया जाता है। कितनी देर पहले, 1.5 घंटे के आसपास। अगर आप पहले पिलाओगे, अभी जस्ट पिलाया और अभी सोनोग्राफी करोगे तो उससे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका यूरिन फॉर्मेशन भी होगा और उसके बाद में वो ब्लैडर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान में रखने की कि आपको कितना लीटर पानी और कितने टाइम पहले पिलाना है। हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर है तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको ज़रूरत नहीं होती है यूरिनेशन, उसको होल्ड करवाने की जरूरत नहीं होती। कुछ इसमें इरिटेशन वगैरह भी हो सकता है, जब मदर उसको यूरिन को होल्ड करके रखती है तो उस टाइम उसको इरिटेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है यूएसजी करते टाइम पे। तो यूएसजी क्या करते हैं, हम लोग साउंड वेव्स होते हैं उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो फीटस का ग्रोथ हो रही है उसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, और इसके अंदर हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि प्लेसेंटा का प्लेसमेंट, लाइज, प्रेजेंटेशन और बाकी सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद में नॉन इन्वेजिव टेस्ट के अंदर सेकेंड आता है, वो आता है आपके, वो आएगा आपके फीटल इकोकार्डियोग्राम, इकार्डियोग्राफी। फीटल इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फीटस होता है, ग्रोइंग फीटस होता है, उसकी जो कार्डियक मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, वही साउंड वेव्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जो होता है उस बच्चे की साउंड वेव्स के थ्रू हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। स्कैनिंग के थ्रू कलर्ड स्कैन आ जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि बच्चा जो है उसके अंदर, उसका जो हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ब्लड वेसल्स सही से डेवलप नहीं है या नहीं है, उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, और हार्ट के चैम्बर्स कैसे हैं, हार्ट के जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, हार्ट सही से फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ, वाल्व कैसे हैं, उसके चैम्बर्स कैसे हैं, वेसल्स उससे निकल रही हैं वो सब कैसी है। इन सब चीज़ों का जो फाइंडिंग होती है वो फाइंडिंग किसके द्वारा होती है, आपके फीटल इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन की, एक तो जो नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है, उन नॉन इन्वेजिव प्रोसेस में हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पे अभी तक। पहला हमने यहाँ पे बताया कि यूएसजी होता है, सेकंड हमने बताया फीटल इकोकार्डियोग्राफी होती है, और एक और हम लोग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फीटल रेडियोग्राफी। फीटल रेडियोग्राफी जो है मोस्टली अवॉइड की जाती है, क्यों, क्योंकि रेडियोग्राफी के अंदर जो
एक्सरेज और जो गामा रेज वगैरह जो यूज होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चे के डेवलपमेंट पे एडवर्स इफेक्ट डालती है। और हम किस लिए कर रहे हैं, जो पीएनडीटी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग एब्नॉर्मलिटीज को फाइंड आउट कर सके। अब जो हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसी से अगर मान लो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मोस्टली जो फीटल रेडियोग्राफी होती है जैसे एमआरआई, सीटी, ये सब क्या किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। जो सबसे सुटेबल जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो यूएसजी है। यूएसजी जो है वो 2 या 3 आप करवा सकते हैं, बट आपको फीटल रेडियोग्राफी बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ बोन फॉर्मेशंस का या फिर आप उसकी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह का, इन सब का अगर आप अच्छे से इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो इन दैट कंडीशन में आपको रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज आपको कभी भी बच्चे को फीटल रेडियोग्राफी के लिए प्रीफर नहीं करवाना है। उसके बाद में ये हो गए आपके नॉन इन्वेजिव प्रोसेसेस। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेजिव जो टेस्टिंग है। इन्वेजिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो इन्वेजिव टेस्टिंग के अंदर 2 इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो आता है आपके एमनियोसेंटेसिस और दूसरा आता है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। इस तरह से करके 2 हम लोग यहाँ पे टेस्ट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक कैविटी होती है, उस एमनियोटिक कैविटी से हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड का, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेशन करते हैं। 10 से 20 ml फ्लूइड जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं और फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आप 16 से 20 वीक से पहले एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकते। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड का सही जो फॉर्मेशन होता है वो आपके 16 to 20 वीक जो होता है वो सबसे ठीक होता है। उसके बाद में भी इसका डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है और उससे पहले ये अराइज होना स्टार्ट होता है। तो ये जो बेस्ट टाइम होता है एमनियोसेंटेसिस का, उस टाइम आप कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो क्या किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू एमनियोटिक जो वॉल होती है वहां तक पहुंचा जाता है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेजाइना के थ्रू या सर्विक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उसको एस्पिरेट करके, एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके हम लोग इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मेन चीज यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कितना अमाउंट और कौन से वीक पे, कितना अमाउंट हम लोग इसमें 10 से 20 ml तक एस्पिरेट कर सकते हैं और कौन से वीक पे, 16 to 20 वीक हम लोग जेस्टेशन का 16 से 20 वीक जो होता है उसके अंदर हमारे को एस्पिरेट करना चाहिए। उसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं। जो एमनियोसेंटेसिस होता है, जब पॉलीहाइड्रोएमनियोज होता है, जब मदर के एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 1000 ml से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जब ज्यादा अमाउंट हो जाता है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस यूज किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस कब यूज किया जाता है, जब पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पॉलीहाइड्रोएमनियोज है तो आप इसको एज ए ट्रीटमेंट आप इसको लागू कर सकते हैं। बट अगर किसी पर्सन को ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है तो उस कंडीशन में आप इसको एज ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड ऑलरेडी कम है। जब 300 ml से कम होता है तो उस कंडीशन में आप नहीं करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड ऑलरेडी कम है, अगर आपने और उसका सेंटेसिस करके उसको एस्पिरेट कर लिया है तो एस्पिरेट करने में और कम हो जाएगा। और इसको एस्पिरेट करने के बाद के और कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज भी स्टार्ट हो जाता है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है और उसमें से लीकेज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कम है और उसमें से अगर लीकेज हो गया तो बच्चे की हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही एमनियोसेंटेसिस के लिए पेशेंट को प्रीफर करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोरियोनिक विलस सैंपलिंग की। कोरियोनिक विलाई जो होती है, उस कोरियोनिक विलाई क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सैंपलिंग किसकी करेंगे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोरियोनिक विलाई क्या होती है। कोरियोनिक विलाई जो होती है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपके क्या करते हैं, फीटस को कवर करके रखते हैं। ये अराइज होता है फ्रॉम द एग, जो एग सेल्स होती हैं उन एग सेल्स से अराइज होता है और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं यूट्रस के, आपके फीटस के चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो आपके कोरियोनिक विलाई होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो जेनेटिक फॉर्मेशन होती है वो एज इट इज आपके फीटस जैसी ही होती है। तो अगर आपने कोरियोनिक विलाई की सैंपलिंग कर ली है, कोरियोनिक विलाई आपने कलेक्ट कर लिया और उसकी अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट होंगे उसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि जो फीटस है उसके डेवलपमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये क्या कहलाता है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कहलाता है। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो फीटस के चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, उस कोरियोनिक विलाई का हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं। एस्पिरेशन करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग जो होती है उसके
साइटोजेनिक एनालिसिस हो सकती है, या फिर उसका जो जिस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड में हम लोग अल्फा फीटोप्रोटीन की जिस तरह से जांच कर रहे थे, न्यूरल टिप डिफेक्ट्स वगैरह, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये यहाँ पे जो आपके साइटोजेनिक जो सब्सटेंसेज हैं उनका इफेक्ट जो है उन सबको और बाकी सब चीज़ों को, जो भी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस है, उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये दो हमने टेस्ट यहाँ पे बताए इन्वेजिव के अंदर, एक तो आपको बताया एमनियोसेंटेसिस और दूसरा बताया कोरोनिक विलाई सैंपलिंग। तो ये टेस्ट आप जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये पीएनडीटी के अंडर में जो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं वो सारे हमने डिस्कशन किए। तो आपने अगर हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप कर दीजिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, हमारे बहुत सारे पूरे बीएससी जीएनएम और पोस्ट बेसिक के सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी वीडियो जो है डाउनलोड किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं। आप वहाँ से जाके अपनी स्टडीज़ को रेगुलर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। हरे कृष्णा।